गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम एक नए बिंदु टॉपिक उत्तर शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत की विदेश नीति। स्टूडेंट्स, भारतीय विदेश नीति की अगर बात की जाए तो शीत युद्ध के दौरान एवं शीत युद्ध के बाद इन दो कालखंडों में उसे विभाजित किया जा सकता है। और इसका कारण यह है कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ था। उसका प्रभाव कहीं न कहीं भारतीय विदेश नीति पर भी पड़ा। यद्यपि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति आज भी वही है जो पंडित नेहरू के समय निर्धारित की गई थी, या ये कहें कि पंडित नेहरू की विदेश नीति, जिसके अंदर विशेष रूप से हम बात कर सकते हैं पंचशील सिद्धांत की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। तो उन नेहरू जी ने विदेश नीति के जो सूत्र निर्धारित किए वो आज भी भारतीय नीति निर्माताओं के समक्ष एक प्रकार से उनके मार्ग उनका निर्देशन करने का काम करते हैं। लेकिन शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत की विदेश नीति में कुछ व्यवहारिक परिवर्तन हुए। सामान्यतः कुछ विद्वानों का मानना है कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति है वो एक स्थायी मुद्दा होता है, उसमें परिवर्तन, ज़्यादा गुंजाइश परिवर्तन की नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर विदेश नीति के परिवर्तन की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि यहाँ कुछ शैलीगत परिवर्तन हुए, जिनका जिक्र हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे शीत युद्धोत्तर काल के बाद। क्योंकि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था और चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद में हमारे यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनी, कांग्रेस गवर्नमेंट आई। और ये सरकार है वो लंबे समय तक एक प्रकार से, क्योंकि इससे पहले जैसे प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर कुछ समय के लिए उनसे पहले वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो एक स्थायी सरकार नहीं थी। लेकिन 91 के बाद में भारत में एक स्थायी सरकार आई। इसके बाद भारतीय विदेश नीति में कुछ मामूली परिवर्तन आए और इसी दौरान हमने पहले भी इन चीज़ों का जिक्र किया है, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति है वो फॉलो की गई। क्योंकि इस समय एक बात हम और ध्यान में रख लेंगे कि इस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे और उनके दौरान ही भारत में LPG को अपनाया गया था। तो इसका मतलब वहां पर एक बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देगा और जो भारतीय विदेश नीति पर एक प्रभाव डालता है। कुल मिला के हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत भारतीय उत्तर शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति को देखते हैं और इनमें सबसे पहले जैसे बात करेंगे स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन। भारत वैसे तो हमेशा से ही राष्ट्रों की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पैरोकार रहा और यही कारण था कि भारत ने नाम की अगुवाई की। नाम जो आंदोलन था, गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था, उसका उद्देश्य ही एक प्रकार से विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए रखना था। तो इस प्रकार से भारत सदा से ही एक स्वतंत्र विदेश नीति का पक्षधर रहा। भारत की विदेश नीति में इस बात को हम देखते हैं कि वहां पर एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया गया। कि बाहरी ताकतों के प्रभाव में आकर विदेश नीति में परिवर्तन करने की बात भारत में स्वीकार नहीं की जाती। लेकिन शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत ने इस नीति पर और बल दिया कि हमारी विदेश नीति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो किसी के प्रभाव से निर्धारित नहीं होनी चाहिए और एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के लिए ऐसा करना आवश्यक भी होता है। तो एक तो स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो भारतीय नीति निर्माताओं, भारतीय राजनयिकों द्वारा किया गया, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया गया। उसके बाद में दूसरा एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन वाली जो बात थी कि अब भारतीय विदेश नीति थोड़ी प्रैक्टिकल हुई
और इसको हम कहते हैं कि प्रयोगवाद का पुट प्रभावी हुआ भारतीय विदेश नीति में। और इसके पीछे भी कुछ कारण थे क्यों प्रयोगवाद को अपनाया गया, क्योंकि हमने एक प्रकार से ये कहें कि 90 से पहले या शीत युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं भारत पर ये आरोप लगता था कि भारत साम्यवादी खेमे के ज्यादा करीब है। लेकिन अब हमें संबंधों को प्रैक्टिकल होके अब हमें अमेरिका से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र के साथ हमें संबंधों को बढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल जहां देश के हित पूरे हों, हितों का पोषण हो, वहां पर उस राष्ट्र के साथ हम संबंधों को व्यापक बनाएं। तो इस नीति पर एक प्रकार से प्रैक्टिकल नीति आ गई। जैसे उसके बाद में परमाणु प्रयोगवाद की जो नीति है वो भी हम देखेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें है वो है संबंधों को व्यापक बनाना। सामान्यतः पहले संबंध है वो एकांगी महसूस किए गए। उदाहरण के लिए कि भारत का साम्यवादी खेमे की ओर झुकाव है, इस प्रकार के आरोप लगे तो इन आरोपों को खारिज किया गया शीत युद्धोत्तर विश्व में और सभी देशों के साथ संबंधों को ज्यादा व्यापक बनाने का प्रयास किया गया ताकि राष्ट्रीय हितों को भली भांति प्रकार से उनको पोषित किया जाए, उनका संपोषण किया जा सके। तो इसके लिए विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों को व्यापक बनाने की दिशा में कार्य हुए। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जिसमें हम इजराइल का नाम ले सकते हैं कि पहले हमने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए, लेकिन उसके बाद में इजराइल के साथ हमने राजनयिक संबंध स्थापित किए और आज एक बहुत अच्छे दोस्त या ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक भरोसेमंद जो हमारे साथी के रूप में इजराइल के साथ हम संबंधों को इतना व्यापक बना लिया। इसी प्रकार से अमेरिका के साथ भी संबंधों को व्यापक बनाया हमने और अमेरिका के प्रयासों से भारत है वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हो पाई। तो इस प्रकार से विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों को, मिडिल एशिया के राष्ट्रों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया, लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों के साथ संबंधों को व्यापक बनाने की दिशा में काम किया गया। तो इस प्रकार से इस नीति को फॉलो किया गया। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण नीति आती है पूर्व की ओर देखो नीति, और ये थे हमारे विदेश मंत्री और बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री भी बने आई.के. गुजराल जो हमारे विदेश मंत्री थे। और विदेश मंत्री कब थे? जब एच.डी. देवेगौड़ा हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। एच.डी. देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री आई.के. गुजराल, और आई.के. गुजराल ने लुकिस्ट पॉलिसी को और इसका उद्देश्य, लुकिस्ट पॉलिसी का उद्देश्य ही जो पूर्वी एशिया के राष्ट्र और विशेष रूप से इसमें जो आसियान के राष्ट्र हैं, क्योंकि आसियान के राष्ट्रों ने आसियान की स्थापना के बाद में आश्चर्यचकित करने वाली आर्थिक तरक्की की, जिसका प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर भी पड़ना, और इस बात को समझा आई.के. गुजराल ने एक थ्योरी दी लुकिस्ट पॉलिसी, यानी हमें पश्चिम के राष्ट्रों के बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र हैं, आसियान के राष्ट्र हैं, उनके साथ अपने संबंधों को ज्यादा व्यापक बनाना पड़ेगा। तो आई.के. गुजराल की जो लुकिस्ट पॉलिसी है वो भी शीत युद्धोत्तर विश्व में ही 1997 के लगभग 1997 में लुकिस्ट पॉलिसी, और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लुकिस्ट पॉलिसी को भी और आगे बढ़ाया और लुकिस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी वो लेकर आए। तो इस प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा में काम किया गया। तो ये भारत की लुकिस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी होगी। उसके बाद में है परमाणु प्रयोगवाद। देखिए, शीत युद्ध से पूर्व भारत की जो परमाणु नीति थी, या ये कहें कि वैसे तो परमाणु नीति कोई आधिकारिक रूप से घोषित नीति नहीं थी, उसके बाद में तो शीत युद्धोत्तर विश्व में तो भारत ने बाकायदा अपनी परमाणु नीति की घोषणा की हुई है। परमाणु नीति के विभिन्न सूत्र हैं, उनको लिखा गया है। लेकिन उससे पहले हम बात करें, पंडित नेहरू ने, कल के वीडियो में भी हमने देखा था कि पंडित नेहरू ने परमाणु हथियारों की भर्त्सना की थी और ये कहा था कि ये व्यापक नरसंहार के हथियार है, दुनिया से इन हथियारों की समाप्ति होनी चाहिए। उसके बाद में 63 में पीटीबीटी आई तो भारत ने उस पर साइन किया। एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया, और उसके पीछे उन्होंने कारण ये गिनाए थे। भारत का ये मानना था कि एनपीटी है वो भेदभावपूर्ण है,
ये विकसित हितों या ये कहें कि परमाणु शक्ति संपन्न और गैर परमाणु शक्ति संपन्न, इस प्रकार का जो डिवीजन करती है, जो विकासशील राष्ट्रों के हित में नहीं है। उसमें उन 5 राष्ट्रों को जो परमाणु शक्ति संपन्न है उनको विशेषाधिकार दिया गया था, इसलिए भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। और तब तक भारत का यही मानना था कि परमाणु हथियारों की समाप्ति होनी चाहिए। लेकिन शीत युद्धोत्तर विश्व में स्थितियां बदली, और स्थितियां इस कदर बदली कि भारत को अपनी परमाणु नीति में परिवर्तन करना पड़ा। और जब 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुए, इंदिरा गांधी के समय पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हुआ, तब इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कहा कि हमने विकास के लिए, या ये कहें कि शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए, या ये कहें कि बिजली उत्पादन के लिए परमाणु परीक्षण किया है, हमारा उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना नहीं है। लेकिन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, या जो एनडीए गवर्नमेंट थी, उसने पोखरण में पुनः परमाणु परीक्षण किए और स्पष्ट रूप से यह भी दावा किया कि भारत अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परमाणु हथियार बनाएगा। क्योंकि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार, विशेष रूप से चाइना की तरफ इशारा था, पाकिस्तान भी परमाणु हथियार शक्ति संपन्न होने जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की सुरक्षा की चिंता है, इसके लिए हम परमाणु हथियार बनाएंगे। इसका मतलब परमाणु प्रयोगवाद की जो बात आई कि हम प्रैक्टिकल हुए इस मामले में कि हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता बनाए रखेंगे। और 99 में भारत के द्वारा अपनी परमाणु नीति का बाकायदा प्रकाशन किया गया, जिसमें कुछ विशेष बातें, नो फर्स्ट यूज की जो बात आती है, उसके बाद में कि हम उन राष्ट्रों पर परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, और जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बटन जो है, उनके प्रयोग की, न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग की जो अनुमति है, उसके लिए एक नाभिकीय सिविल कमांड अथॉरिटी बनाई गई, जिसमें ये कहा गया था कि वो उसका अधिकार, परमाणु अस्त्रों के प्रयोग का अधिकार सेना के हाथ में नहीं होगा, बल्कि नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाने की बात की गई, ताकि परमाणु हथियारों का अनावश्यक प्रयोग है उसको कम किया जा सके। तो इस प्रकार की जो परमाणु नीति आई, और एक प्रकार से हमारे परमाणु नीति में भी क्या हुआ, प्रयोगवाद आ गया। हमने जो राष्ट्र ये कहता था कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए व्यापक नरसंहार के हथियार हैं, उनको समाप्त होना चाहिए, लेकिन वाजपेयी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें अपने देश को की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए हमने परमाणु हथियार बनाने के लिए हमने ये, और विभिन्न राष्ट्रों ने भारत पर प्रतिबंध भी लगाए, उसके बावजूद हमने परमाणु परीक्षण किए। और तो इस प्रकार से कुछ मामूली परिवर्तन भी आए। भूमंडलीकरण व उदारीकरण का प्रभाव मैंने पहले ही कह दिया कि कानों में जब मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति को अपनाया, क्योंकि आज कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से कटकर नहीं रह सकता, एक प्रकार से इंटरडिपेंडेंट होने की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हमें वैश्वीकरण को अपनाना पड़ा और हमारी विदेश नीति में इनको स्थान मिला। इसके अलावा वैश्विक आतंकवाद एक बड़ी समस्या दुनिया के सामने निकल कर आई, और कल भी हमने जिक्र किया कि 2 सितंबर 2001 को जब पहली बार पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब तालिबान द्वारा अटैक किया गया, तो आतंकवाद एक मुख्य मुद्दा बन गया, क्योंकि पहली बार अमेरिका जैसे राष्ट्र आतंकवाद को विकासशील राष्ट्रों की समस्या मान रहे थे। पहली बार उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि अब आतंकवाद विकासशील राष्ट्रों की नहीं, ये दुनिया के लिए खतरा है, इसका स्वरूप है वो वैश्विक हो गया है। एक आतंकवादी संगठन दुनिया के किसी भी भाग में धमाके करवा रहा है, निर्दोष लोग उसमें मारे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मुहिम चली वैश्विक आतंकवाद को समाप्त करने की, उसमें भारत हमेशा उसको सपोर्ट करता है। भारत आतंकवाद का दुनिया के किसी भी भाग और किसी भी रूप में जो आतंकवाद मौजूद है उसका विरोध करता है। तो इस प्रकार से इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने की जो नीति है उसका भारत पालन करता है। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्ति संपन्न बनाया जाए, उसे केवल राष्ट्र संघ की तरह एक ढीला ढाला संगठन नहीं, बल्कि उसको सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य होना चाहिए। तो ये भारत की विदेश नीति का पार्ट है। इसके अलावा पैक्स अमेरिकाना का प्रयोग है, उससे भी निपटना, जो प्रभाव था
पैक्स अमेरिकाना का प्रभाव क्या है कि शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया और ऐसी स्थिति में अमेरिका द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का जो प्रयास किया गया, जिसको पैक्स अमेरिकाना बोलते हैं, तो भारत इस नीति को भी फॉलो करता है कि किस प्रकार से जो पैक्स अमेरिकाना प्रभाव है या दुनिया जो एक ध्रुवीय हो गई है इसको बहुध्रुवीय बनाया जाए। ये भी भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख बिंदु है। इसके अलावा लोकतंत्र का समर्थन, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र माना जाता है, इसलिए भारत हमेशा लोकतंत्र का पैरोकार रहा है और लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ भारत ने संबंध हमेशा अपने बेहतर संबंध बनाने की दिशा में काम किया है। तो इस प्रकार से हम इन बिंदुओं के अध्ययन के पश्चात ये पाते हैं कि यद्यपि भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ वही हैं जो स्वतंत्रता के बाद जब देश आज़ाद हुआ था, पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो विदेश नीति के सूत्र निर्धारित किए गए, आज भी हम उनको फॉलो करते हैं। यद्यपि समय के साथ कुछ मामूली परिवर्तन भारतीय विदेश नीति में आए हैं और वास्तव में वो परिवर्तन है वो सैद्धांतिक परिवर्तन नहीं है, वो एक प्रकार से शैली के परिवर्तन हैं, क्योंकि प्रत्येक नेता है, प्रत्येक प्रधानमंत्री आता है, प्रत्येक जो सरकार आती है उसकी शैली में थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो वो प्रभाव विदेश नीति पर पड़ता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अब भारत की विदेश नीति, या ये कहें कि शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत की विदेश नीति ज़्यादा व्यवहारिक हो गई है, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, ज़्यादा अनुप्रयोग वाली हो गई है। तो आज के वीडियो में इतनी ही बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।